तो बायोट फोर्स, बायोन्सी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल परसों पढ़ा दिया हूं। नहीं पढ़ा हुआ है तो इसको बंद करो, ये पढ़ के कोई फायदा नहीं है, पीछे वाला पढ़ो। बाकी पढ़ा हुआ तो हम लोग इसको और आगे बिल्ड करेंगे। बायोट फोर्स, बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यूरेका वाला परसों ज्यादा समय बताया था, मुकुट वाला केस समझाया गया था, वो सब अगर समझा हुआ हो तो अब फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ा जाए। नहीं समझा हुआ है तो फिर कोई फायदा नहीं आगे बढ़ के, फिर पीछे ही चलो। इतना नहीं समझा तो आगे बढ़ के क्या उखाड़ लोगे। बाकी समरी यही है, W1 वेट इन एयर और एपरेंट वेट इन फ्लूइड में डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों है तो वही डिफरेंस है ड्यू टू बायोट फोर्स। बायोट फोर्स कितना है, वी रो जी है, कैसे उसका प्रूफिंग में परसों करवा दिया हूं। जिनका स्कूल एग्जाम है उसमें वी रो जी का प्रूफिंग भी आएगा करने के लिए। बाकी जो लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं सिर्फ फार्मूला के चक्कर में मत रहिएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आपको अगर ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ फार्मूला देख के क्वेश्चन बना लेंगे मेंस एडवांस नीट का तो आप गलत फहमी में है। पूरा प्रूफिंग एक मोटा मोटी दिमाग में होना चाहिए, कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है, बायोट फोर्स कौन सा, थ्रस्ट कौन सा है, इसका आइडिया होना कंपलसरी है। सीधा फार्मूला देख के वाला भी चैप्टर आएगा, SHM आएगा लास्ट में, थर्मोडायनामिक्स भी आने वाला, वो सब फार्मूला बेस्ड है, मतलब फार्मूला भी ठीक से हो तो बात बनेगा। ये सब चैप्टर में नहीं बनेगा, सिर्फ फार्मूला हमको याद है उससे क्वेश्चन उससे नहीं बनने वाला। ये NLM का मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही एक तरह का एक्सटेंशन है। इधर फोर्स लग रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, नहीं बैलेंस कर पाया तो एक नेट वेट बच गया। ये सब तो तुमको जो लोग पढ़ने में अबव एवरेज है, ये चैप्टर लगेगा फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन में फिर से चले आए हैं। इक्विलिब्रियम हो रहा है, नहीं हो पा रहा है तो ऊपर चला जा रहा है, नीचे से उस तरह से हो जा रहा है इसमें, है ना। तो ये चैप्टर वैसा नहीं कि आप बस कहीं से फॉर्मूला देख ले और क्वेश्चन उतारने आ जाए मैदान में, ऐसा तो नहीं हो पाएगा इस चैप्टर में। बाकी समझने के लिए हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे, ये परसों बता दिया गया है पूरा। एक आध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का पहले एक दो न्यूमेरिकल करके देखा जाए, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। वैसे W1 मैंने W2 बराबर वीडियो लिखने पर नहीं होगा, परसों बताया गया था क्या क्यों क्या किस लिए, पहले देखो फिर बनाओ। तब तक इस चैप्टर का एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ये सब तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, अ बॉडी वेज, 9th में ही बताया था एक्चुअली, एक बॉडी है उसका वजन है वेट 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 25 न्यूटन इन एयर, हवा में 25 न्यूटन है तो वाटर में कम हो जाएगा, एंड 20 न्यूटन इन वाटर। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी इट्स वेट when immersed in a liquid of density 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग बताओ, एक करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक ऑब्जेक्ट है, उसका हवा में वेट कितना आ जा रहा है और पानी में किए तो कम हो गया, क्यों कम हुआ, ड्यू टू बायोट फोर्स। अब ये क्वेश्चन नहीं, आगे पूछा एक और उसी ऑब्जेक्ट को एक और लिक्विड में लेके गए, उसका डेंसिटी दिया हुआ 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ उस फलाना ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन और समझ में, तो बायोट फोर्स का क्वेश्चन है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो अगर अप्रोच करें तो केस 1 में पहले बताना फिर लिखना, केस 1 में वेट इन एयर कितना दिया हुआ है और अपरेंट वेट इन लिक्विड इज इक्वल टू वी। ये वी किसका होता है, वॉल्यूम, रो होता है फ्लूइड का। पहले केस में फ्लूइड कौन है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी होता है या तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 केजी पर मीटर क्यूब। आता है ना सबको, हम लोग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट पे बनाने का ट्राई करते हैं। टेक इट एज 1000, जी का वैल्यू जो लेना है ले सकते हो, 10 या जी ही मान लो ले देते हैं। तो इससे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना आ गया, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 5/1000, जी नीचे रह गया ना, ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में।
और ये किसका वॉल्यूम है, ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में मैं प्लेस कर दूं, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा कि सेम रह जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना। अब उसी ऑब्जेक्ट को उठा करके केस 2 में चलते हैं। केस 2 में फिर W1 माइनस W2, W1 तो अभी भी एयर में है और W2 किस में हो जाएगा, उस फ्लूइड में जिसका तुमको निकालना है। V ऑब्जेक्ट का होता है, ये फिक्स रह जाएगा। उस लिक्विड का डेंसिटी निकालेंगे, अगर 0.8 ग्राम है तो 800 केजी पर मीटर क्यूब होगा। ये सबको आता है निकालना है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत है। आता है सबको, इंटू जी 25 W2। ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, ये तो फिक्स रह गया 5। ये ग्राम वाला नहीं है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी है। थोड़ा बच्चों जैसा हरकत मत किया करो तुम, तो छोटा बच्चा पढ़ाने का वो फीलिंग आने लगता है। दोनों कट गया, 1 2 कट गया 2। W2 बराबर दिस कम्स आउट टू बी 21 न्यूटन। 1 नंबर क्वेश्चन है, सब तरह के परीक्षा में पूछा जाएगा। स्कूल एग्जाम से लेकर के जेईई मेन से लेकर के नीट तक, एडवांस का लेवल ये नहीं है। मेंस, नीट, स्कूल तीनों में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बाइंड फोर्स का क्वेश्चन माना जाता है। 25 न्यूटन एयर में, 20 न्यूटन पानी में। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, करो। तो बाइंड फोर्स पढ़ लिए, बायन्सी पढ़ लिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लिए। आर्किमिडीज साहब बताए किस तरह से सोना का मुकुट बराबर बराबर मास का सोना का मुकुट है और बराबर बराबर मास का ही सोना है, बट जरूरी नहीं कि दोनों में बाइंड फोर्स सेम लगे, क्योंकि मटेरियल का प्रॉपर्टी की वजह से भी फर्क पड़ सकता है ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे। तो इस पर बातचीत हुआ था परसों, बाकी अब आगे करते हैं। तुम ही लोग थोड़ा बताओगे सोच सोच के। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन, बाइंड फोर्स, बायन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और खत्म होता है ये। दिस इज थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन के साथ। फ्लोट कब करेगा आर्किमिडीज सर, ये तो बता दिए कि बाइंड फोर्स कितना लगेगा, जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ उतना बायन्ड फोर्स लगेगा। केवल यहां था कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। अब बायन्ड फोर्स लगने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूब जाएगा, ये फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे नहीं है। उसके लिए हम लोगों को इस चैप्टर को आगे लेकर के चलना पड़ेगा। यहाँ पर वी हैव टू स्टडी थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन। समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है। पहले पढ़े बाइंड फोर्स किसको कहते हैं, आर्किमिडीज पता है कैसे निकाल सकते हैं, बट ये अभी नहीं मालूम है कि बाइंड फोर्स लगने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट तैरता रह गया या फिर वो ऑब्जेक्ट डूब गया, ये अभी तक कहां पता चला। इसके लिए हम लोगों को इस चैप्टर को आगे लेके चलना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव टू स्टडी थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन। ये सेकंड चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। इसमें क्या क्या था ये पढ़ लेने के बाद पास्कल्स लॉ से शुरू होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक से होते हुए प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड में पहुंचते हैं एच रो जी पर, फिर प्रेशर डिफरेंस के वजह से फोर्स वाले टॉपिक पर पहुंचते हैं। उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन बाइंड फोर्स, बायन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बाइंड फोर्स, बायन्सी का डायरेक्ट एप्लीकेशन थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन। ये प्रेशर ऑफ फ्लूइड में इतना टॉपिक पढ़ना था। P बराबर एच रो जी और बाइंड फोर्स बराबर V रो जी, ये इस चैप्टर का समरी है, याद करना पड़ेगा। ये कोई तुमको देगा होगा नहीं, मुंह जवानी होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखते थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन कहता क्या है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा सेटअप कर लें जरा सा। एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, ऑफ वॉल्यूम मानो कैपिटल V, बड़ा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, कैपिटल V, इमर्ज्ड ऑफ डेंसिटी, उस ऑब्जेक्ट का कुछ डेंसिटी लो, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम V है, ऑफ डेंसिटी क्या ले लिया जाए, रो। अभी तक लगातार तुम फ्लूइड का डेंसिटी ले रहे हो, अब ऑब्जेक्ट का लोगे तो तुम्ही को कंफ्यूजन होगा झूठ का। सिग्मा लेते हैं, रो तब से V रो जी, सबको V रो जी ही याद रहता है, V रो जी बाइंड फोर्स का, तो उसमें तो रो फ्लूइड का है। फिर ऑब्जेक्ट का भी रो लेने जाओगे तो तुम्ही को बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ और ले लो, मतलब सिग्मा ले लो, चलेगा। तो एक ऑब्जेक्ट में उसका वॉल्यूम कितना है V, डेंसिटी कितना है सिग्मा, इसको इमर्ज कर दिए इसमें
वाटर वर्ड बोल दोगे तो फिर तो एक मान के चला जाएगा, एक क्वेश्चन बनाना, कोई एक लिक्विड दे देते, इमर्ज फ्लूइड या फिर लिक्विड लिख रहा हूं मैं, सब तरफ से हवा चलने लगा, अभी ठीक था। लिक्विड ऑफ डेंसिटी, इसका शुरू से रो माने हैं तो रो ही मानते हैं, थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा में कर देना से याद रहेगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम कितना था, कैपिटल V, डेंसिटी कितना था, सिग्मा। इसके इमर्स कर दिया किसमें, एक लिक्विड में, उसका डेंसिटी कितना है, रो है। इमर्स करने के वजह से क्या होगा, उसका जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उसमें कुछ हिस्सा जो है उस लिक्विड के अंदर होगा, इमर्स किए है। मैं कहा बोला पूरा ले जाके डुबा दो, ऐसा कहा बोल रहा हूं, कुछ हिस्सा पानी के बाहर होगा और कुछ हिस्सा पानी के अंदर होगा। तो मान लेते हैं इसमें विथ स्मॉल v ऑफ इट्स वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आउटसाइड ऑफ लिक्विड, क्या बोलते हो, v है ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, लेकिन वो कहां पर है, आउटसाइड है लिक्विड। कोई दिक्कत, ये मेरा सेटअप हो गया, ओके सोके है, ठीक है। अब थोड़ा कंसीडर करना, सोचना थोड़ा सा, है ना। आप साइड में डायग्राम भी बना सकते हैं, ये फ्लूइड है, ये आ रहा है वीडियो में आ जाएगा पूरा। इसमें एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना था, इस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था कैपिटल V, बट इसमें स्मॉल v कहां पर है, अभी स्मॉल v जो है वो आउटसाइड है, अंदर कितना हुआ, बोलो इसमें कोई दिक्कत। ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है वो सिग्मा ले लेते हैं और लिक्विड का बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप ही लोग को बताना, अब बाय थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन बोल सकते हो या फिर सीधा इक्विलिब्रियम का बात बोल सकते हो। फ्लोट कर जाने का मतलब क्या हुआ, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं डुबाया और वो फ्लोट कर रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है, हाँ बोलो बोलो, बैठे मत रहो। नीचे से जो अपथ्रस्ट लग रहा है बाउंड फोर्स, और वो जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, उन दोनों को अगर बैलेंस कंडीशन में हो जाए तभी वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर सकता है। यही थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन है, समझ में आ रही बात। आपको बताना है क्या क्या बता रहे थे बाय थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन, जो बाउंड फोर्स अपथ्रस्ट कौन लगाता है, लिक्विड, ये किसको बैलेंस कर देना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट के, अगर बैलेंस कर दिया तो फ्लोट करेगा, नहीं कर पाया तो फ्लोट नहीं करेगा, सिंक कर जाएगा। यही थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन कहता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन पता नहीं चलता, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से सिर्फ ये पता चलता है कि बाउंड फोर्स कितना हुआ, फ्लोट करेगा कि नहीं उसके लिए आपको ये कंडीशन लगाने का जरूरत पड़ेगी। तो दिक्कत, बाउंड फोर्स का फॉर्मूला भी आप लोग याद किए थे, क्या था, v रो g था, v क्या था, लेकिन इस डायग्राम में देखो वो जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पूरा पानी के अंदर थोड़ी है, ये वाला थोड़ी पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है यही बाउंड फोर्स लगाने में हेल्प कर रहा होगा। बोलो कोई दिक्कत, बाउंड फोर्स का फॉर्मूला क्या याद किए थे, v रो g याद किए थे, और इस डायग्राम में v नहीं होगा, v माइनस स्मॉल ये आ रहा है, ये यही जानना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा तुमको, ठीक है। v रो g, ऑब्जेक्ट का वेट mg, उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये साइड में करते, इधर आ जाएगा क्या, इधर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का वेट है mg, मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो मास के जगह पर डेंसिटी, इसका डेंसिटी सिग्मा था, वॉल्यूम पूरा था, यार है समझ में। सो दिस इज लाइक सिग्मा टोटल वॉल्यूम, दिस इज आवर थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन, इसी को हम लोग थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। अगर तुमको फॉर्मूला ही रटने का ज्यादा शौक है तो ये फॉर्मूला है, अगर समझने का शौक है तो बाउंड फोर्स ऑफ लिक्विड, या फिर बाउंड फोर्स ही किसके बराबर होता है, बाउंड फोर्स ही होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये किसके बराबर अगर हो जाए, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, और इसी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, दिस थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। क्लियर कट बात, इसको नोट कर लिया जाए, दिस इज आवर थ्योरी ऑफ
रोटेशन। अगर नहीं कर पाया तो इसी में नोट बना करके, अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा किससे, अब थ्रस्ट से, अब थ्रस्ट लिख दो, समझ बाइंड फोर्स, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक, थ्योरी ऑफ रोटेशन। इसको थोड़ा और बताओ, ये आ रहा वीडियो में आ रहा है, नीचे करो थोड़ा और बताओ। जब बात कर ही रहे हो तो पूरा बात करो, फिर क्वेश्चन बना के बात खत्म करो। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का वेट, अभी तुम खुद बता रहे थे, ऑब्जेक्ट का वेट मतलब ये ज्यादा, इससे यह थ्रस्ट कितना है, v माइनस वी रो जी, बट ऑब्जेक्ट ऑफ डूब रहा है तो इसका तो पूरा पोर्शन अंदर आ गया, मतलब किसका वैल्यू 0 हो गया। ये जो स्मॉल भी अब बचेगा नहीं, अरे अब तो डूबने लगा तो ये पूरा अंदर आ गया ना, तो पूरा भी गेम में है, पूरा भी रो जी। अरे समझ में, अरे इसको समझो, इसी कंडीशन को खींच रहे हैं, इसी वाले कंडीशन को, डूबने वाला कंडीशन को। इसमें ये जी कट जाएगा और वी भी कट जाएगा। एक फाइनल कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर ज्यादा हो गया लिक्विड के डेंसिटी से, तो भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा। ये क्लियर कट हिसाब किताब है, ये सीधा सा हिसाब किताब है। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ही अगर उस लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा हो, तो सीधा कॉन्सेप्ट कहता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद तैरते रह जाए, तो फिर तुमको उसमें साइंस के रूल से ऊपर उठ करके कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज तो उसको डूबना ही है। कुछ समझ में आया, बाउंस कर गया। इसी का कॉन्सेप्ट है कि आयरन का नेल ये हमेशा पानी में डूब जाएगा, क्योंकि आयरन का जो डेंसिटी है वो ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से ज्यादा होता है। बट उसी आयरन का बना हुआ शिप को अगर तैराना है, तो उसमें साइंस का कुछ और रूल रेगुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आयरन का बस शिप बना दे तैरने लगा, उसमें कुछ और करेंगे ताकि थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन को किसी तरह से सेटिस्फाई करवाया जाए, तब उस आयरन का बना हुआ शिप जो है वो तैरेगा। नहीं तो कॉमन सेंस कहता है कि आयरन का नेल पानी में डूब जाएगा। उसी आयरन का बना हुआ शिप को तैराना है तो कुछ और करना पड़ेगा। वो आप लोग 9th में पढ़े होंगे क्या करना पड़ता है, अभी हम लोग दोबारा से लिखेंगे। बट इस कंडीशन को देखना, थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन तो ठीक है, डूबने वाले केस में देख लेना, या तो वेट ही ऑफ थ्रस्ट से ज्यादा हो, या फिर डूबते डूबते ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा हो, तो भी कॉमन सेंस कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगा। और कॉमन सेंस से बाहर आके बचाना चाहते हो क्वेश्चन को, तो कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। नहीं तो यही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अब जिसको डुबा रहे हो उसका डेंसिटी, जिस चीज में डुबा रहे हो उसके डेंसिटी से ज्यादा हो, तो साइंस कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगा। आयरन का नेल पानी में डूबेगा, क्योंकि आयरन का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज्यादा होता है। लेकिन उसी आयरन का बना हुआ शिप अगर तैराना चाह रहे हो तो कुछ करना पड़ेगा उसमें। ऐसे कुछ साइंस का कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तब जाके बात बनेगी। क्या होगा वो देखते हैं। फिलहाल फ्लोट कब करेगा और डूब कब जाएगा, इस कंडीशन को याद करना होगा, ठीक है। चलो, तो इसी पे बात हो रही थी कि आयरन का नेल तो डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, उसका उपाय बगल में आपको बताया गया। बताओ आयरन का नेल क्यों डूब जाएगा, बस सीधा बातें खत्म हो गया। बट 7th क्लास में पहली बार पढ़े थे, और 11th में भी स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है, आयरन का ही बना हुआ शिप जो है वो पानी में फ्लोट कर जाता है। आयरन का नेल जो है वो सिंक कर जाएगा, बट आयरन का बना हुआ शिप जो है वो फ्लोट कर जाएगा। तो वो अगर सीधा साइंस का थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन लगाएंगे तो ये नहीं होगा। अगर सीधा ही हो जाता तो ये फिजिक्स का टॉप 10 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ी माना जाता 9 से 12th क्लास तक का। सीधा ही आंसर होता, डेंसिटी है, डूब गया, तो वो थोड़ी एक खास क्वेश्चन होता। बढ़िया क्वेश्चन, आयरन का नेल डूबेगा, आयरन का बना हुआ शिप जो है वो फ्लोट कर जाएगा। तो वो डायरेक्ट साइंस का थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन से नहीं आएगा, इसमें कुछ हमें करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ता है, तो ये थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन को फॉलो करने के लिए ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हमेशा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर या फिर ज्यादा होना चाहिए। और डूबेगा कब, जब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो डेंसिटी तो मेरे को पहले से मालूम है ज्यादा है, आयरन का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज्यादा है। तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। और उसको डिजाइन कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि ये जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है वो हमेशा वेट ऑफ द बॉडी से ज्यादा या इक्वल आना चाहिए।
ठीक है। तो इसीलिए शिप ऐसे कोई भी ऐसा आयरन का बनाया हुआ शिप नहीं उतार दिया जाता है, शिप का डिजाइन करना पड़ता है। शिप्स आर डिजाइन बाय इंजीनियर्स। ऐसा नहीं कोई भी चीज बना ऐसा आयरन का इधर उधर की शिप बन गया, नहीं बनेगा। क्योंकि अगर इधर उधर करके अगर हो जाने वाला था तब तो थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन से वो डूब जाता। अगर वो एक खास शेप से डिजाइन करना पड़ता है तो इसका मतलब उसमें साइंस इन्वॉल्व है। अगर सीधा ऐसा आयरन का नेल डूब जा रहा है, आयरन का शिप तैर जा रहा है, तो कुछ उसमें साइंस, कुछ ज्योमेट्री, कुछ थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन, कुछ बायोन फोर्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है। तो रूल ये है, आयरन का नेल सिंक करेगा पानी में क्योंकि डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन वाटर। यहां तक तो कहानी ही खत्म है। बट शिप्स, उसी आयरन का बना हुआ शिप्स को इस तरह से डिजाइन करना रहता है। किस तरह से डिजाइन करना रहता है कि वो हमेशा ही जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, जो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो उसके वेट से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। डेंसिटी वाले रूल से तो नहीं चला पाओगे काम, क्योंकि डेंसिटी तो आयरन का ज्यादा है, तो दूसरा काम करना पड़ेगा। उसका डिजाइन कुछ इस तरह से किया जाता है कि जब वो आगे की तरफ चलेगा तो जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो हमेशा उसके शिप के वेट से ज्यादा होना चाहिए। ये मेन आंसर है। और इसको अटेन कैसे करेंगे, तो इसको अटेन करने के लिए उसका डिजाइन उस तरह से करना पड़ता है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा साइड, हीरो साइड आंसर अगर लिखेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो देखते हो शिप में वो क्या रहता है, वो एम्प्टी रहता है। इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन याद आ रहा है, आप लोग अभी 11th केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे और 9th केमिस्ट्री में भी ये चीज पढ़े होंगे। सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होता है, बट आइस जो है वो पानी पे फ्लोट कर जाता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। क्या आंसर होता है उसमें? एयर को ट्रैप करने लगता है आइस अपने केज लाइक स्ट्रक्चर के वजह से। 4 डिग्री से और अंदर जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट, बट 4 डिग्री से अंदर जाने लग जाता है तो आइस फॉर्म होने लगता है। और उसका जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो किसको ट्रैप करने लगता है? एयर को ट्रैप करने से क्या होता है उसका? स्पेस बढ़ने का क्या होता है उसका सुनाई नहीं दिया, उसका डेंसिटी कम हो जाता है। तो शिप का भी स्ट्रक्चर शेप ऐसा बनाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस उसमें खाली छोड़ेंगे। वो किसको ट्रैप कर जाएगा? वो एयर को ट्रैप कर जाएगा। एयर को ट्रैप करने से जो डूबने वाला एक प्रोसेस है, डेंसिटी ज्यादा होने वाला, उसको हम किसी तरह से कंट्रोल करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और शेप जो है, शेप आप लोग देखते हैं जो एक खास तरह का शेप, स्ट्रीमलाइन शेप होना जरूरी है। वो भी मेक श्योर करता है कि जब वो आगे की तरफ चलेगा तो हमेशा जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसके ऑब्जेक्ट के वेट से हमेशा ज्यादा बना हुआ है। उसके लिए खास शेप का जरूरत होगा। स्ट्रीमलाइन शेप का बोट शिप बनाना कंपलसरी है। ठीक है। और अगर उसमें आंसर देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बायोन फोर्स का फॉर्मूला बता रहे थे। बायोन फोर्स का फॉर्मूला क्या बता रहे थे? बायोन फोर्स का फॉर्मूला V रो G। ये V किसका वॉल्यूम था? तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से मैंने बनाया है, शिप को डिजाइन किया गया है इस तरह से कि उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा? और अगर अपथ्रस्ट ज्यादा हो गया तो डूबने का चांस है कि तैरने का चांस ज्यादा है। तो ये सब इसका साइड आंसर है कि कैसे शिप जो है उसी आयरन का बना हुआ तैर जाएगा। सीधा साइंस लगाओगे तो डूब जाएगा, सीधा साइंस से डूब जाएगा। बट मेरे को मालूम है तैराना है, तो उसमें हम लोगों को गेम खेलना पड़ेगा। गेम खेलने के लिए उसका शेप ऐसा बनाएंगे, उसका वॉल्यूम ज्यादा रखेंगे, स्पेस खाली छोड़ेंगे, स्ट्रीमलाइन शेप का बनाएंगे, डिजाइंड बाय इंजीनियर्स इस तरह से कि जब भी वो आगे चलेगा वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो हमेशा उस शेप के वेट से ज्यादा होगा। उसी आयरन का बना हुआ शिप को हम लोग थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन का इस्तेमाल करते हुए तैरा सकते हैं। और उसी आयरन का नेल बना दोगे तो इसी थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन से वो डूब भी सकता है। यही साइंस है। दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, आउटस्टैंडिंग चैप्टर माना जाता है फिजिक्स का। ऐसा सारा चैप्टर्स आप लोग में से जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जो 8th से पढ़ रहे हो और 11th 12th में भी छाया हुआ है, वो सब मेजर टॉपिक है। कोई टॉपिक आया खत्म हुआ, बट कुछ टॉपिक आप लोग देख रहे हो फिजिक्स से पीछा नहीं छूटता। इससे प्रेशर, लिक्विड, एक्सर्ट, प्रेशर, एयर, इससे पीछा नहीं छूटेगा। केमिस्ट्री में भी यही सब आ रहा होगा, एयर प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, इससे तुम भाग नहीं सकते, ये आएगा ही साइंस में। आयरन नेल डूबेगा बट आयरन का बना हुआ शिप जो है वो फ्लोट कर जाएगा। लैंग्वेज ये है, न्यूमेरिकल लैंग्वेज से नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल के लिए यहां हिसाब किताब है। फ्लोट में ऐसा डूबने वाले में देखना, या तो सीधा वेट ज्यादा हो जाएगा और उसी को अगर तोड़ ताड़ के लाओगे तो ऐसा दिख सकता है कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी फ्लूइड का डेंसिटी से ज्यादा हो जा रहा है तो डूब जाएगा। सब चीजों को मिला करके क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज कर जाएंगे। ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन, 50 ग्राम वॉल्यूम है सब्सटेंस का, 50 ग्राम मास है एक सब्सटेंस का और उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। सीधा साधारण सा क्वेश्चन पूछा है कि इस ऑब्जेक्ट का पानी में क्या होगा, तैरेगा या फिर डूब जाएगा। ठीक है। तो इसमें सीधा थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन
को तोड़ करके लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास कितना दिया होता है इसका? दिस इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी सीधा हम लोग देख रहे हैं कि पानी के डेंसिटी से ज्यादा आ रहा है। तो बिना थ्योरी ऑफ रोटेशन V माइनस V रो जी V सिग्मा जी उतना करने का जरूरत नहीं है। इतना डेटा पर तो ये क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा। अब इसी में अगर जैसे जबरदस्ती करना हो, ये तो डूब तो रहा है कंफर्म, अब तुम चाहते हो कि ना डूबे तो कुछ करो, इसका शेप चेंज करो, इसको इस तरह से इसका वॉल्यूम बढ़ाओ, इसको कुछ ऐसा करो कि इसमें हवा ज्यादा आए, तो हो सकता है ये कंसेप्ट लगने के बावजूद ना डूबे। तो उसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम अलग से कुछ नहीं कर रहे हो तो ये थ्योरी ऑफ रोटेशन से डूब जाएगा सीधा सीधी। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास बुक का क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अगला वाला भी क्लास 9th का ही करेंगे। ये दो क्वेश्चन क्लास 9th में भी इस चैप्टर में। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये ऐसे ही रहता है, ऐसा नहीं कि 9th का है तो आसान है। ये जो समझा है तो उसको 9th का भी आसान लगेगा, 11th का 12th का क्वेश्चन भी बना दूंगा। नहीं समझा होगा तो इसको 9th का क्वेश्चन फंस जाता है। थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कंसीडर्ड एज अ डिफिकल्ट चैप्टर एक्चुअली। इसी में दूसरा क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम ऑफ a 500 ग्राम सील्ड पैकेट, 500 ग्राम का सील्ड पैकेट है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब। 9th क्लास का बुक का क्वेश्चन है। पहला, विल दिस पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर? हो जाएगा। और इसी में अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द mass of the water displaced by this object? हो जाएगा। पहले से तो सिर्फ बताना है डूबेगा या तैरेगा, क्या हिसाब है? हिसाब बताओ। डूबेगा कैसे? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मास है 500 ग्राम में क्वेश्चन है, ध्यान से भाई। क्या बोल रहे समझिए। 25/17 ये कितना था? 1.4 होता है सर। ये अभी भी ज्यादा है पानी का डेंसिटी से। तो अगर अपना कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हो तो ये डूबेगा। अगर कोई सीधा कुछ ऐसे वॉल्यूम नहीं बढ़ाए हो, ये वो नहीं किए हो, सीधा ऑब्जेक्ट विल सिंक। इन वाटर, मरकरी में पूछता तो यही क्वेश्चन जो है वो नहीं डूबता। मरकरी का डेंसिटी 13.6 है ना, ये 1.34 1.4 आ रहा है, पानी में तो डूब गया। मरकरी में यही क्वेश्चन नॉट सिंक हो जाता क्वेश्चन का। अब आगे बात कर रहा है मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। अब हम लोग अपने टेरिटरी पर चल रहे हैं, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस को ही क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज नोन एज अपथ्रस्ट, दिस इज नोन एज बायन फोर्स बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यहां पर थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन नहीं लग रहा, थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन लग चुका है, डूब गया ऑब्जेक्ट। अब थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन से हटो, अब बताओ पानी कितना डिस्प्लेस हुआ था? समझ में, आप समझ में आ गया होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायन फोर्स से फ्लोट करेगा कि नहीं पता नहीं चलता, उसके लिए अलग साइंस इन्वॉल्व है। अब तुमसे अपथ्रस्ट पूछ रहा है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला तो याद किया हम लोग। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला था वी। वी किसका होता है उसमें? ऑब्जेक्ट का तो दिया हुआ था। वाटर का डेंसिटी दिस इज 1
और जी की वैल्यू, अच्छा जी 10 तो ऐसे में नहीं होता क्योंकि 10 न्यू स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में हो जाता, तुम सीजीएस में क्वेश्चन को बना रहे हो, ठीक है। और इससे वैसे में भी वेट निकलता ना, तुमसे वेट नहीं मास पूछा है केवल, तो जी का वैल्यू प्लेस करने की जरूरत भी नहीं, कर जाता। तुमसे मास पूछा है, देख लो मास पूछा है, तो मास को 350 ग्राम, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। 350 ग्राम पानी जो है वही डिस्प्लेस होता है। तो समझ में आया, बाउंस कर जा रहा है। आइए उसे विशाखापट्टनम, तुमको डाउट है जल्दी बोलो। आ गया, अरे वाह, मेरा चेहरा देखते ही आ जाता है। क्वेश्चन इसमें छोटा छोटा है। आइस का डेंसिटी दिया हुआ 917 केजी पर मीटर क्यूब, और हमें मालूम है आइस क्या करता है, फ्लोट कर जाता है फ्रेश वाटर। पूछ रहा फ्लोट करने में कितना पोर्शन पानी के ऊपर रहता है, यही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। हाँ, स्मॉल वी, और थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन इज वर्किंग, फ्लोट कर रहा है, लिखा हुआ, तुमको प्रूफ भी नहीं करना, लिखा हुआ है इसमें भाई, थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन इज फॉलोइंग है, तुम्हें करना भी नहीं है, लिख के बता रहे हैं कि इसमें थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन काम कर रहा है। थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन कहता है v माइनस स्मॉल v रो जी बराबर कैपिटल V सिग्मा जी। ये स्मॉल v ही वो अभी आप लोग फ्रेंड बता रहे हैं, ये वॉल्यूम है जो अभी लिखा है था पानी के ऊपर था, वही निकालना है तुमसे। यहाँ पूछा हुआ व्हाट वॉल्यूम ऑफ द आइस विल बी अबव वाटर, स्मॉल v का ही बारे में कुछ बताना। ये कैपिटल V पता नहीं है, स्मॉल v भी पता नहीं है, ये रो फ्लूइड का होता है, और शायद क्वेश्चन पानी का है, जी कट जाता है, ये बी का पता नहीं है, ये सिग्मा ऑब्जेक्ट का होता है, ये 917। अरे समझ, दिस इज 1000 कैपिटल V माइनस 1000 स्मॉल v बराबर 917 कैपिटल V। इधर आ गया तो 83 टाइम्स ऑफ कैपिटल V बराबर 1000 टाइम्स ऑफ स्मॉल v, और हमारा इसे स्मॉल v बराबर 83 बाई 1000 टाइम्स ऑफ कैपिटल V, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब जितना भी इसका वॉल्यूम होता उसका 83 मतलब कितना हुआ, 8.3%, 1 टू बी प्रिसाइज, कितना परसेंट हुआ, 83/1000, मतलब 8.3 हुआ, 8.3%। मतलब जितना भी टोटल वॉल्यूम होता उस ऑब्जेक्ट का, उसका 8.3% पानी के बाहर है तैरते समय, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ आ रहा समझ है ना, नोट कर लो। अब इस रेंज का क्वेश्चन बना के दिखाओ। दिस इज JMS 2013। इस तरह का क्वेश्चन बना सकोगे अगर सामने सामने समझ सकोगे तो आप हियरिंग में एग्जाम निकाल पाओगे। अदरवाइज फिर 1 साल 2 साल नोट्स बनता है, फिर 1-2 साल समझता है आदमी कि क्या होगा, उसके बाद अपीयर करके आइडिया लगाया जाता है। सामने बनाओ क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, उसका लेंथ कितना दिया हुआ है L, मास कितना दिया हुआ है कैपिटल M, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, उसको सस्पेंड किया गया है ऐसे वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाय अ मासलेस स्प्रिंग सच दैट इट इज हाफ सबमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, और ये किस पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। उस केस में स्प्रिंग खींचा जाएगा, जो लोग 1 kg पावर पड़े होंगे, के दिया हुआ उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, तुमसे पूछ रहा है वो स्प्रिंग कितना खिंचाया x0, वो तुम्हें बताना है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्वेश्चन ठीक है। थोड़ा डायग्राम पहले सेटअप करने का ट्राई करेंगे। थोड़ा डायग्राम किस तरह से बनेगा बताओ। ये स्प्रिंग है, मतलब सपोर्ट है, इससे क्या झुलाया हुआ है, स्प्रिंग। इस स्प्रिंग से एक सिलेंडर, और इक्विलिब्रियम में आते 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 इसका आधा, मतलब इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, ये L है, इसका L/2 एक इसमें है, एक लिक्विड में है। क्वेश्चन में क्या है, और ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई कहीं नहीं जा रहा है, इसी पोजीशन पे ये फंसा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये स्प्रिंग क्या हो रहा है, ये स्प्रिंग जो है वो खिंचा रहा है,
वही एक्सटेंशन एक्स नॉट, ये तुमको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन बना सकोगे तो अपियरिंग में यही मेंस नीट निकाल सकोगे। अदरवाइज ड्रॉप करके एनालाइज करना पड़ता है कि हमसे परीक्षा निकलेगा नहीं निकलेगा, तैयारी किया जाए नहीं किया जाए, वो एनालाइज करना पड़ता है। ओके, तो बाकी बनाया जाए। अभी आप लोग में से कुछ लोग खुद ही बता रहे थे कि इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाने में लग रहा है कि हम लोग एनएलएम में आ गए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम, फोर्स ऑफ थ्रस्ट, कौन फोर्स किसके बराबर, तो वही कुछ करना है। तो बताओ इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसमें सब तरह का फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड होगा। तो बताओ कौन कौन सा फोर्स, तुम्हारी बारी आ गई। हाँ, ये खिंचा रहा है नीचे की तरफ, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में किस तरफ लगता है, और रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला के एक्स नॉट था, है ना, F बराबर माइनस के एक्स था। उसी से वर्क डन बाय स्प्रिंग का प्रूफिंग किया था, हाफ के एक्स स्क्वायर, उसमें फोर्स केवल के एक्स था, याद करो। माइनस के एक्स तो शो करता है जिधर एक्सटेंशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग खिंचाता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट वाला फोर्स के एक्स नॉट था। और कौन कौन सा फोर्स, बायन फोर्स, लिक्विड लगा रहा है किस तरह, और किसको, ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को, वेट किस तरह इसका, ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। और ये इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, एट इक्विलिब्रियम कौन किसके बराबर हो जाएगा, के एक्स नॉट प्लस बायन फोर्स, क्या बोलते हो, ठीक है, के एक्स नॉट को के एक्स नॉट। अब बायन फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किए थे 2 दिन पहले, क्या था, रो तो नहीं, इसका नाम शायद फ्लूइड का डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ, क्वेश्चन में बोला था, लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू, अरे समझ इनको आ रहा है, परीक्षा में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, वॉल्यूम, किसी भी सिमेट्रिकल फिगर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू, लेकिन आधा ही पानी के अंदर है, यही तो खेल है। पूरा ले लोगे तो फिर तो पूरा बाउंड फोर्स को ही फेल कर दिए। तो वॉल्यूम के ऊपर एरिया ऑफ बेस तो है बट लेंथवा आधा ही, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। सिग्मा जी बराबर एम जी, आंसर एम के फॉर्म में ही है ना, के एक्स नॉट, के ही एक्स नॉट निकालना है, तो के एक्स नॉट बराबर ये कितना हो जाएगा, इसको उधर करो, एम जी माइनस एल ए सिग्मा जी बाई 2, एक्स नॉट निकालना है बस, दिस इज एम जी बाई के माइनस एल ए सिग्मा जी बाई 2 के, तो इसके साथ भी आएगा। बाकी अगर एम जी बाई के को कॉमन लेते हैं जबरदस्ती, एम जी बाई के को कॉमन लेते हैं इसमें से, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस एल ए सिग्मा जी तो बाहर निकाल लियो बाई 2 एम, बोलो कोई दिक्कत, अरे आ रहा समझ, एम जी बाई के को बाहर निकाले तो ये 1 बच गया, इसमें एल ए जी, एल ए रो आ गया, जी तो कॉमन निकाल लियो, एम जबरदस्ती कॉमन निकाला तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, के बाहर निकाले तो 2 जो है वो बच जा रहा है, ये सी आंसर है, एम जी बाई के 1 माइनस एल ए सिग्मा बाई 2 एम। ये जेईई में 2013 क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बना सकोगे तो परीक्षा निकलेगा। नोट्स वोट्स हर कोई बनाता है, सबको ही मालूम रहता है कि आयरन नेल क्यों सिंक कर रहा है और आयरन का बना हुआ शिप फ्लोट कर जाता है, ये सबको ही मालूम रहता है। और सबको मालूम होना और जेईई मेंस और नीट निकालने में अंतर होता है, उसके लिए आपको अपना IQ लगाना पड़ेगा, जो चीज पढ़ाया गया उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड चैप्टर यहाँ पर खत्म। आप लोग कुछ होमवर्क कर लेंगे इस चैप्टर में, 2-3 होमवर्क लिखो। एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स किसको कहते हैं बताना, स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाएगा, और तुम भी बताना हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये तुम्हारा होमवर्क रहा, पढ़ कर आना, पढ़ के आना। और दूसरा है कि एक आइस है वो पानी पे फ्लोट कर रहा है, क्वेश्चन अपने लैंग्वेज में लिख लो या फिर वीडियो में सुन लेना। आइस है वो पानी में फ्लोट कर रहा है, एक आइस है वो पानी में फ्लोट कर रहा है, फिर धीरे धीरे आइस क्या होता है, मेल्ट कर जाएगा और वो पानी में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि जब वो मेल्ट करके पानी में चला गया तो पानी का वॉल्यूम बढ़ा, घटने का तो चांस ही नहीं है या सेम रहेगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका लैंग्वेज लिखूं कि समझ गया क्वेश्चन, कुछ हिंदी में कुछ लिखना हो तो कुछ लिख लेना। ये दोनों क्वेश्चन मैं होमवर्क में पूछूंगा तुमसे। एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स किसको कहते हैं वो पूछा जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन है आयरन ने क्या बोला, आइस जो है वो पानी में फ्लोट कर रहा है, पानी का कुछ वॉल्यूम है, आइस का कुछ वॉल्यूम है, वो मेरे को पता नहीं कितना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल। और आइस जो है वो पिघल गया, पिघलेगा ही धीरे धीरे तैरते तैरते।
तो पानी का लेवल मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, लेकिन अगर ऐसा ही होता तो मैं तुमसे पूछता नहीं। क्वेश्चन यही है, बढ़ेगा या सेम रह जाएगा, इतना ही क्वेश्चन है। घटने का तो कहीं से चांस है नहीं, बढ़ेगा, जो कि कॉमन सेंस कह रहा है शायद। और अगर कॉमन ही सेंस वाला होता तो मैं होमवर्क में नहीं देता, वो टेस्ट में आता भी नहीं कभी। अगर कॉमन सेंस ही अगर होता, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सोच करके मेरे को बताना है कि क्या होगा। पानी उतना ही रह जाएगा, लेवल, पानी का लेवल के बारे में बात हो रहा है, या पानी का लेवल बढ़ेगा उस पर बात हो रहा है। वॉल्यूम के बारे में बात नहीं हो रहा, वॉल्यूम तो ऑब्वियस है, वो गलेगा तो थोड़ा बढ़ ही जाएगा। पानी का लेवल के बारे में बात हो रहा है। वो तैर रहा था तो पानी का लेवल, और वो पूरा डूब गया तो पानी का लेवल बढ़ेगा, घटेगा या सेम रह जाएगा। घटने का तो चांस नहीं है। क्यों, क्या, किस लिए, डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स और ये दूसरा क्वेश्चन, अभी मैं इसका लैंग्वेज पढ़ दिया, क्वेश्चन लिखने में देरी लगेगा, ये दोनों अगले क्लास में तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे कि सेकंड चैप्टर यहाँ पर खत्म होगा।